हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का योगेंद्र बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम लोग टैक्सोनॉमी की कड़ी में देखिए क्लास नंबर 18 स्टार्ट कर रहे हैं। तो फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए बेटा। आज थोड़ा सा मौसम भी है ख़राब, तो फिलहाल देखिए चलना तो चाहिए, नेट अच्छा है, मैटर सब बढ़िया चल रहा है। तो फटाफट सभी लोग लाइव आ जाइए और रिस्पॉन्स कीजिए, क्या सब अच्छा चल रहा है आप लोगों के यहाँ? कोई इशू तो नहीं है नेटवर्क में? अच्छा चल रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बेटा आज हम लोग फैमिली बात करेंगे रूबिएसी के बारे में। रूबिएसी और पिछले कई लगभग 2 से 3 दिनों तक एक ही फैमिली पर हम लोग अटके हुए थे, वह थी स्क्रोफुलरिएसी, जो कंप्लीट हो गई है और बहुत जल्दी में, यूँ कहा जाए कि सारे फैमिली से जल्दी कंप्लीट हुआ और अच्छे से कंप्लीट हुआ वो फैमिली। तो क्या हुआ कि कई बार प्रैक्टिकल करना पड़ा उस पर, कोई बात नहीं है। तो आज हम लोग रूबिएसी फैमिली में प्लांट को एग्जाम्पल के रूप में जो ले रहे हैं वह है मसिंडा ल्यूटियोला। मसिंडा ल्यूटियोला ऐसे पढ़ेंगे आप, मसिंडा ल्यूटियोला। और इस पौधे को यानी इसका बॉटनिकल नेम देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या रहा? डेलाइल। डेलाइल, ओके। चलिए इसके आगे की बात करेंगे। अच्छा, मसिंडा ल्यूटियोला को हम लोग हिंदी में यानी कॉमनली किस नाम से समझते हैं? देखिए बेदीना। बेदीना याद रखेंगे। जैसे ये जो कॉमन नेम है ये सबको याद होना चाहिए, वैसे एक एक पॉइंट सबको याद होना चाहिए, लेकिन जब आप कभी प्रैक्टिकल देते हैं ना, कि जैसे एग्जाम हो गया, प्रैक्टिकल देना है या एग्जाम के पहले प्रैक्टिकल है, तो पूछ लेता है कि रूबिएसी फैमिली में आपने किस प्लांट को स्टडी किया। ऐसे पूछ लेते हैं एग्जामिनर कि मसिंडा ल्यूटियोला को कौन सी फैमिली में रखा गया था, तो आपको आंसर देना होगा, है ना, रूबिएसी। कॉमन नाम क्या था उस पौधे का? तो आप बताएंगे बेदीना, हिंदी में कहते हैं उसको, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा हम लोग बात करेंगे इसके सिस्टमैटिक पोजीशन की। देखिए क्या है सिस्टमैटिक पोजीशन? क्लास है डाइकोटिलिडनी, और जैसे ही डाइकोटिलिडनी आया, मैंने बार बार बताया है, 2 पॉइंट आपके माइंड में आ गया। एक के डाइकॉट लीफ रेटिकुलेट रखती है कैरेक्टर, और दूसरा इसमें जो रूट होता है वो टैप रूट प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। चलिए इसके आगे हम लोग देखेंगे सब क्लास कौन सी है इनकी? गैमोपेटली, यानी जितने भी पेटल्स हैं सभी एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं, यूनाइटेड होते हैं। सीरीज कौन सी है? इनफेरी। इनफेरी, यहां से आप थोड़ा सा हिंट लगाएंगे कि ओवरी जो है उनका पोजीशन इंफीरियर रहेगा, क्योंकि फ्लोरल पार्ट्स ओवरी के ऊपर से राइज होते हैं। ठीक है बच्चे, सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ अच्छा चल रहा है। चलिए इसके आगे देखेंगे, ऑर्डर क्या है? रूबिएल्स। फैमिली शुरुआत में ही बता दिया गया है आपको, रूबिएसी, ठीक है ना। मसिंडा ल्यूटियोला पौधा इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इसके कैरेक्टर्स की, और वो कैरेक्टर है वेजिटेटिव कैरेक्टर, जिनको हम लोग हर बार समझने के लिए ऐसा लिखते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर को सोमैटिक कैरेक्टर भी कहते हैं, और यह जनरली रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। नॉन रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर, इतना आप सबको पहले से बताया जा चुका है। चलिए तो वेजिटेटिव कैरेक्टर में देखेंगे कि जो पौधा हम पढ़ रहे हैं भाई वो एंजियोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म है, इसमें प्लांट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अंडरग्राउंड पोर्शन है रूट, फिर क्या है आप ग्राउंड पोर्शन स्टेम, और स्टेम के बाद यहां पर हम लोग स्टडी करते हैं लीफ। यानी इस 3 पोर्शन को हम इसके टोटल प्लांट बॉडी को डिवाइड करते हुए पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है बच्चे। चलिए इसके आगे देखेंगे, तो रूट कैसी पाई जाती है? टैप रूट। बार बार हमने आपको बताया है, फिर से आज बताते हैं कि जब किसी एंजियोस्पर्मिक प्लांट की सीड, ये देखिए ये सीड जर्मिनेट होगी, तो पहले अंडरग्राउंड पोर्शन का फॉर्मेशन करती है, और इस अंडरग्राउंड पोर्शन का नाम होता है बच्चे
प्राइमरी रूट। ठीक है, अब ये देखना है कि प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन होता कहाँ से है बच्चे, रेडिकल से होता है, बार बार हमने आपको समझाया हुआ है। अब यदि इस प्राइमरी रूट की ग्रोथ स्टॉप ना हो, कंटिन्यू जमीन की गहराइयों में अपनी ग्रोथ करता रहे वाटर और मिनरल को टेकअप करने के लिए, तो इस लॉन्ग इलोंगेशन वाले रूट को हम कहते हैं टैप रूट। ये टैप रूट, ये ठीक है ना। अच्छा, टैप रूट को हिंदी में हमने क्या बताया था आपको, मूसला जड़। एक मिनट, मूसला जड़। ठीक है बच्चे, ये हमेशा याद रखेंगे। अब देखेंगे कि जमीन के ऊपर का पोर्शन जो ग्रो होता है यहाँ पर, ये देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, सूट कहते हैं। और सूट का फॉर्मेशन कहाँ से होता है बच्चे, प्लूम्यूल से होता है। ये प्लूम्यूल से होता है। आज हम आपको एक नई पॉइंट फिर से बता रहे हैं। रुक तो नहीं रहा है जी, बढ़िया चल रहा है। रुकना तो नहीं चाहिए भाई, सही चल रहा है बेटा। ठीक है, आप रिफ्रेश कर लीजिए अपना पेज। अब हम आपको बताएंगे, इतना पोर्शन आपको याद हो चुका है। हम यहां बताते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड। देखिए, ये जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ओके, तो बेटा जर्मिनेशन यहां पर दो तरीके के होते हैं। एक जो बताया जाता है वो है ईपीजीएल, ध्यान रखिए, ईपीजीएल, ये पहला आप याद रखेंगे। और दूसरा होता है बच्चे हाइपोजीएल। ये अब देखिए, दोनों के सफिक्स में यानी लास्ट में क्या लगा हुआ है, जीएल। और जीएल टर्म कहां से लिया गया है बच्चे, जियो। जियो के अंदर स्टडी करता है जियोग्राफी, जियोग्राफी, बल्कि ऐसा हम बोलेंगे कि जियोग्राफी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं, जियो। तो यहां आप समझ चुके होंगे जियो का मतलब क्या हो गया बच्चे, अर्थ, पृथ्वी। ठीक है ना, क्योंकि पृथ्वी में इनके देखिए जियोग्राफी या जियोलॉजी इस तरह से कहते हैं। जियोग्राफी मतलब हो गया है जहां पर पृथ्वी या सॉइल, मिट्टी की स्टडी की जाए, वह है जियोग्राफी। ठीक है ना। आगे देखेंगे ईपी मतलब क्या होता है, अप, ये समझेंगे। और हाइपो मीन्स क्या होता है बच्चे, ये सब आपको पता है, बिलो। जब ऐसे कठिन वर्ड को आप ओपन कर देंगे, तोड़ देंगे, तो वह वर्ड अपने आप अपना आंसर आपको दे देगा। मतलब ईपीजीएल कैसे समझेंगे आप, जब कोई सीड सॉइल के ऊपर रहते हुए जर्मिनेट करती हो, तब उसे क्या कहते हैं, ईपीजीएल कहते हैं। हाइपोजीएल क्या है, बिलो द सॉइल। मैं आपको फिगर से समझाता हूं, देखिए यहां पे, जैसे ये मान लीजिए सॉइल हमने बनाया और सॉइल के अंदर कोई सीड है, यहाँ जैसे धान गेहूं है ना, धान ना कहिए, अक्सर बात आ जाती है गेहूं मटर की, है ना, जो सीड जमीन में दबा दिया जाता है तब वो जर्मिनेट होती है। तो यहाँ पर क्या होता है देखिए कि अंडरग्राउंड पोर्शन ये रूट बनता है, फिर अब ग्राउंड पोर्शन डेवलप होता है ऐसे, है ना, ये सूट बनता है। ठीक है ना। अब इसको आप ध्यान से देखिए कि ऐसी सीड जो मिट्टी के अंदर रह गई है, अब वो मिट्टी के अंदर रह गई है, तो ऐसे जर्मिनेशन को हम क्या बोल देंगे, हाइपोजीएल, हाइपोजीएल। ठीक है ना। यानी वह सीड जो जमीन के अंदर, सरफेस के अंदर रहते हुए जर्मिनेशन परफॉर्म करती हो, वह जर्मिनेशन के साथ साथ सीड कैसी बोली जाएगी बच्चे, हाइपोजीएल बोली जाएगी। लेकिन दूसरे केस में आप देखेंगे, इसको साइड कर देते हैं हम, ये देखिए, ये है सॉइल, ऐसे थोड़ा सा डॉटेड बना देते हैं, ये सॉइल बना दिया है हमने, समझने के लिए है बच्चे। और इसी सॉइल के ऊपर कोई सीड पड़ी हो, यहां देखिए ये, ठीक है ना, थोड़ा सा किनारे बनाता है, ये सीड पड़ी हो। अब ये सीड जर्मिनेट हो, देखिए, तो इसके रूट भी अंडरग्राउंड हो और सूट जो हो, जो उसका सूट सिस्टम डेवलप हो, सीड को ऊपर की तरफ हैंग कर दे, देखिए ये
यह अंडरग्राउंड पोर्शन है रूट, है ना, और यहीं से ऐसे आप समझ पाएंगे, देखिए ये रूट की गहराई है और इसी सूट सिस्टम के ऊपर ऐसे सीड जाकर टंग जाती है। ये ऐसा आपने देखा होगा। इसको थोड़ा सा हम और बड़ा करके समझा देते हैं कि जब इनके कॉटिलिडन्स अलग होते हैं, देखिए ये अंडरग्राउंड पोर्शन हो गया है रूट और सूट पे जा करके दो कॉटिलिडन्स ऐसे बनते हैं टिप पर, यहां से ये ऐसे दो कॉटिलिडन्स बनता है। फिर भी आप देखेंगे कि इन्हीं के ऊपर ओपन फार्म में ऐसे सीड कोट जो था वो पड़ा रहता है, ये ओपन फार्म में। अब आप समझ रहे होंगे, जहां पर सीड कोट को जमीन के ऊपर टांग दिया जाता हो इस तरीके, जैसे आपने नीम में देखा होगा, जामुन में देखा होगा, ऐसे ही होता है। तो अगर इस तरह का सीड जर्मिनेशन हो रहा है तब इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे, ईपीजीएल कहते हैं, ये ईपीजीएल। तो आज दो बढ़िया पॉइंट आप समझ गए कि अगर सीड जर्मिनेट होता हो लेकिन वो जमीन के अंदर, सॉइल के अंदर रहते हुए, तब उसे क्या बोलेंगे बच्चे, हाइपोजीएल बोलेंगे। लेकिन वही सीड भाई सभी में एक जैसे नहीं, जो सीड हाइपोजीएल है वह ईपीजीएल जर्मिनेशन शो नहीं करती है। अब देखिए आम का सीजन खत्म हो रहा है, तो आम खा करके जो गुठली फेंक दिए गए हैं इधर उधर, जब वो जर्मिनेट होता है तो इस तरह का जर्मिनेशन वो शो करता है कभी कभी। लेकिन कई बार तो ऐसा होता है कि वो जमीन पर पड़े रहते हैं और तब भी जर्मिनेशन अच्छे से करता है, ठीक है ना, देखा होगा आपने। तो जब सीड कोट को ऊपर टांग दिया जाता है और जब कॉटिलिडन्स बाइफर्केट होता है तब वो टूटकर गिर जाता है, टूट कर नहीं निकल करके गिर जाता है। ऐसे जर्मिनेशन को हम क्या कहते हैं बच्चे, ईपीजीएल कहते हैं। क्या समझ में आ रहा है सब लोगों को? रिस्पांस तो देते रहिए भाई। चलिए अब इसके आगे हम लोग समझेंगे। चाहे तो ये छोटे छोटे पॉइंट स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं अभी, या तो बेहतर यही होगा कि वीडियो दोबारा देखिए और नोट्स बनाइए। चलिए दूसरा कैरेक्टर हम लोग कहाँ से ले रहे हैं बेटा, पौधे के स्टेम से ले रहे हैं ना। यानी देखेंगे कि मसिंडा ल्यूटियोला, इसका जो स्टेम है वो कैसी प्रॉपर्टी रखता है, कैरेक्टर रखता है। तो देखिए पहला क्या है, हर्बेसियस। हर्बेसियस हमने बार बार आपको समझा दिया है कि जब स्टेम सॉफ्ट होगा तो हर्बेसियस बोलेंगे और जब वो हार्ड हो जाएगा तब उसे हम उडी कहते हैं। फिलहाल इस पौधे में कैसा बच्चे, हर्बेसियस। दूसरा कैरेक्टर क्या है, एरियल, यानी हवा के कांटेक्ट में रहता है, वाटर के कांटेक्ट में नहीं रहता है। तीसरा पॉइंट क्या है, इरेक्ट, मींस ग्रोथ होता है। अगर ये वर्टिकली ग्रोथ कर रहा होता है इस तरह से अपराइट, तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम, इरेक्ट। और जमीन पर रेंगते हुए ग्रोथ करेगा तो क्या बोलेंगे हम, क्रीपिंग। किसी पौधे या किसी पोल या किसी भी वस्तु के सहारे अपनी ग्रोथ करता है तो उसे क्या बोलते हैं बच्चे, क्लाइंबर कहते हैं। फिलहाल आपका ये मसिंडा ल्यूटियोला कैसा है बच्चे, इरेक्ट है। स्टेम कैसा होता है, सिलिंड्रिकल, यानी बाहर से अगर स्टेम को देखेंगे तो राउंड होता है, सर्कुलर होता है, इसीलिए सिलिंड्रिकल बोला गया। ब्रांचेस पाए जाते हैं, सो ब्रांच्ड। नोड और इंटरनोड वेरी प्रोमिनेंट, मतलब क्लियर कट दिखाई पड़ता है नोड और इंटरनोड, ठीक है ना, इसीलिए प्रोमिनेंट कहा गया है। और हमने बताया था कि नोड और इंटरनोड का पाया जाना ये किसका कैरेक्टर होता है बच्चे, स्टेम का, है ना। मैंने कहा कि पोटैटो एक स्टेम है, क्यों है, क्योंकि उसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। चलिए इसके आगे देखिए, सॉलिड होता है। अगर स्टेम सॉलिड ना होता तो फिस्टुलर होता, मतलब बीच से वैकेंट होता। फिलहाल ये कैसा है, सॉलिड है। सॉलिड के साथ साथ कैसा है बच्चे, हेयरी, मतलब स्टेम पर रेमेंटा पाए गए, छोटे छोटे हेयर्स पाए गए। और उनका कलर कैसा होता है, ग्रीन। एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जो हार्बेसियस कैरेक्टर के होते हैं उनके स्टेम ग्रीन होते हैं अक्सर, एक्सेप्शन को छोड़ दिया जाए। बस ये ट्रिक है कि अगर स्टेम ग्रीन है तो हार्बेसियस है, या हार्बेसियस है तो स्टेम का कलर कैसा होगा, ग्रीन होगा। और ये भी समझना है
कि स्टेम ग्रीन क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट कौन सी पाई जाती है? क्लोरोफिल पाई जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ पोटैटो हम मार्केट से खरीद करके लाते हैं ना, तो उसमें ग्रीन हो जाता है, हरे होते हैं। क्यों? पूरे नहीं हरे होते, लेकिन उनका सरफेस एरिया थोड़ा सा हरा दिखने लगता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि पोटैटो का वह ट्यूबर अगर लाइट के संपर्क में आ गया, पौधे से लगा हुआ, तब। ऐसा नहीं है कि पौधे से काट देने के बाद पोटैटो को धूप में सुखाएंगे और वो ग्रीन हो जाएगा, ऐसा नहीं। वह ट्यूबर पौधे से लगा हो और लगे हुए लाइट के संपर्क में आ जाए तो वह धीरे धीरे करके ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा क्यों? मैं आपको रीजन बताता हूं। देखिए, बात यहां पर आती है बच्चे प्लास्टिड की। ये प्लास्टिड, और प्लास्टिड को हिंदी में कहते हैं बच्चे लवक। ये लवक कहते हैं। अच्छा, प्लास्टिड को खोजा किसने था? देखिए, नाम आता है सिम्पर। ये ठीक है ना। अब बताएंगे हम आपको कि प्लास्टिड एक्चुअल में होते कितने तरह के हैं? 3 तरह के होते हैं। वो 3 कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बच्चे। देखिए, आप नोट कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। एक को कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और दूसरे को कहते हैं बच्चे क्लोरोप्लास्ट, तीसरे को कहते हैं हम क्रोमोप्लास्ट। ठीक है ना। तो ये 3 तरह के प्लास्टिड होते हैं, और ये तीनों कैटेगरी वही बताए थे जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। देखिए, ये सिम्पर साहब ने बताया था कि प्लास्टिड को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है? 3 कैटेगरी में। पहला ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, तीसरा क्रोमोप्लास्ट। तीनों को समझिए, तीनों के लास्ट में प्लास्ट लगा हुआ है। और बच्चे, प्लास्ट का मतलब क्या हो गया है? प्लास्टिड, जो हमने नोट कर रखा है। अब यहां पर ध्यान देना यह है कि ल्यूको मीन्स क्या होता है? ल्यूको मीन्स होता है बच्चे व्हाइट, और व्हाइट किसी कलर में आता नहीं, इसीलिए हम इसको अपने लैंग्वेज में समझने के लिए कैसा बोलेंगे? कलरलेस। ठीक है ना, कलरलेस हो गया। दूसरा क्या है यहाँ पर? क्लोरो, और क्लोरो मीन्स बच्चे होता है ग्रीन। क्योंकि ये क्लोरोफिल से है, इसीलिए हम यहाँ पर समझ करके रखते हैं, थोड़ा हिंट लेते हैं कि क्लोरोप्लास्ट का रंग कैसा होता है? ग्रीन होता है। लेकिन जो क्रोमो है, इस क्रोमो का मतलब होता है वेरियसली कलर्ड, वेरियसली कलर्ड। लेकिन इतना जरूर ध्यान देंगे, एक्सेप्ट ग्रीन, एक्सेप्ट ग्रीन। ये आप सबको याद हो जाना चाहिए। मतलब ये कई कलर का हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लू हो सकता है, वायलेट हो सकता है, येलो हो सकता है, लेकिन वह ग्रीन नहीं होगा। अगर प्लास्टिड ग्रीन है तो वो किस नाम से समझा जाएगा? क्लोरोप्लास्ट के नाम से समझा जाएगा। और ये तीनों एक ही जगह पर पाया जाता है। ये मैं आपको समझा देता हूं। जैसे देखिए, अगर एग्जाम्पल ले लिया जाए यहां पर समझने के लिए, टोमेटो है ना, ये। अब इसमें टोमेटो में देखेंगे कि 3 स्टेज आता है। देखिए, जब वह एम्ब्रियो स्टेज पर होता है, या एम्ब्रियोनल स्टेज कह देते हैं। एक मिनट बच्चे, ये एम्ब्रियोनल स्टेज, तब वह कैसा होगा? व्हाइट। ये फ्रूट की बात कर रहे हैं, है ना, फ्रूट। जब टोमेटो का फ्रूट बहुत छोटा होगा, एम्ब्रियो स्टेज पर होगा, मतलब अभी जल्दी डेवलप हुआ है कि एम्ब्रियोनल स्टेज पर है, तो उसका कलर कैसा देख पाएंगे आप? व्हाइट देखेंगे। और अगर व्हाइट है तो ये कंफर्म बता देंगे यहां पर कौन सा प्लास्टिड है? ल्यूकोप्लास्ट। ये ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है बच्चे, कि जब टोमेटो यंग है, एम्ब्रियो स्टेज पर है, तो वह देखने में कैसा होगा? व्हाइट होगा। और अगर व्हाइट है तो हमारे ब्रेन में है कि कौन सा प्लास्टिड होता है बच्चे? ल्यूकोप्लास्ट होता है। लेकिन आप पाएंगे कि यही व्हाइट टोमेटो धीरे धीरे करके किस तरह से हो जाता है बच्चे? ग्रीन हो जाता है। मतलब ये कह लेते हैं मेच्योर। यहां पर हम यूज कर देंगे वो टर्म मेच्योर। और जब मेच्योर हो जाता है, एम्ब्रियोनल से मेच्योर में आ जाएगा, तब फ्रूट आप देखते हैं कैसा दिखता है? ग्रीन।
यानी टोमेटो अब बड़ा हो चुका लेकिन अभी पका नहीं है, कच्चा है, तो ऐसे टोमेटो का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। और अगर यह ग्रीन है तो प्लास्टिड कौन होगा मेरे बच्चे? क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है ना, ग्रीन मैंने आपको बता रखा है। लेकिन तीसरा स्टेज, जब वही फ्रूट राइप हो जाता है, राइप मीन्स पक जाएगा, तब वही आप देखते होंगे कि उसका कलर कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। इसका मतलब वही क्लोरोप्लास्ट किसमें चेंज हो गया बच्चे? क्रोमोप्लास्ट में। क्रोमोप्लास्ट, ठीक है ना। क्रोमो मीन्स क्या बताया था हमने आपको? कलर्ड। लेकिन एक टर्म जरूर बताया था कि वेरियसली कलर्ड एक्सेप्ट ग्रीन। इसका मतलब ये हुआ, देखिए ध्यान से, कि ल्यूकोप्लास्ट आवश्यकता पड़ने पर किसमें कन्वर्ट हो गया है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो गया है? क्रोमोप्लास्ट में। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, वो पॉइंट यहां पर जानना जरूरी है कि सिम्पर ने कहा था कि सारे प्लास्टिड एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। ये क्लोरो ल्यूकोप्लास्ट हो गया और दूसरा यहां पर लिख देता है क्लोरोप्लास्ट। तीसरा आ जाएगा बच्चे यहां पर क्रोमोप्लास्ट। ओके, अब इन पे तीनों पर ऐसे ही एरो हम लगा देंगे बाई डायरेक्शनल। ये इससे क्या कंफर्म हो रहा है कि तीनों प्लास्टिड एक दूसरे में चेंजेबल है, आवश्यकता पड़ेगी तो वो चेंज हो जाएंगे। अच्छा, यह बात बताया किसने था बच्चे? सिम्पर साहब ने बताया था। किसने बताया था? सिम्पर साहब ने बताया था। तो ये हमने जनरल आपको प्लास्टिड का इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है। तो ठीक इसी तरीके से एग्जाम्पल एक टोमेटो हम लोग ले लिए थे, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर हम ले लेते हैं पोटैटो। ये देखिए पोटैटो। तो पोटैटो का जो जनरल कलर होता है वो लगभग या तो हल्का ब्राउनिश कलर का होगा, ब्राउन, हल्का लाइट ब्राउन कह लीजिए, यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ लाइट ब्राउन, या फिर वो व्हाइट कलर का लगभग मैच करता हुआ है ना, क्रीम व्हाइट। व्हाइट कैसा है? क्रीम कलर का। ठीक है ना, ये ग्रीन नहीं है, क्रीम समझिएगा इस तरीके से। लेकिन यही पोटैटो जब लाइट की कांटेक्ट में आता है, देखिए यहां पर थोड़ा सा हम इनको, ये बड़ी सी मूंछ, ये छोटी छोटी आंखें हो गई, ठीक है बच्चे, ये देखिए यहां से, तो जब ये अपनी लाइट भेजते हैं ये सूर्य महाराज, तो क्या होता है, इनका पोटैटो का जो कलर हो जाता है वो कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है, पौधे से लगा हुआ। इसका मतलब अगर ये पोटैटो इन दोनों कलर के हैं तो इसका मतलब है कि उसमें कौन सा प्लास्ट है? ल्यूकोप्लास्टिड है। ठीक है ना बच्चे, ल्यूकोप्लास्ट है। लेकिन जब वो लाइट पड़ा तो वो ग्रीन हो गए, इसका मतलब उसमें क्या डेवलप हो गया है? क्लोरोप्लास्ट डेवलप हो गया है। बस ये जनरल इंफॉर्मेशन रहा, इसको आप तैयार करिएगा घर पे। ठीक है, इतनी पॉइंट हमेशा याद रखेंगे। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या देखिए, ये सब कंफर्म हो गया है। तीसरा कैरेक्टर हम लोग देखेंगे बच्चे, लीफ। ये यहां से, ये तीसरा कैरेक्टर है पौधे का, लीफ। क्या सब लोगों को मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है सब लोगों को? अरे रिस्पांस तो दे ही सकते हो यार, लोग जो है बच्चे बच्चे क्या बताएं। मौसम बरसात का, इसमें घूमना टहलना चाहिए है ना, लेकिन आप लोग पढ़ने लिखने में बिजी हैं। ये सही है, पढ़ाई लिखाई करके कोई राजा नहीं हुआ। ठीक है, आइए तो लीफ पर हम लोग ध्यान देंगे बच्चे। क्या है ये? कॉलाइन। और कॉलाइन हमने समझाया है कि जब पत्तियां स्टेम से राइज हो, उत्पन्न हो, तो वैसी पत्तियों को हम क्या कहते हैं बच्चे? कॉलाइन कहते हैं। रैमल कब बोलते हैं बच्चे? जब स्टेम के अलावा किसी ब्रांच पर पत्तियां डेवलप हुई हो, तब उन पत्तियों को हम क्या बोलेंगे? रैमल कहते हैं। ठीक है। अपोजिट कहने का मतलब एक ही नोड से दोनों तरफ पत्तियां राइज हो, तब उससे अपोजिट बोल देंगे। अपोजिट के साथ एक टर्म और लगा हुआ है, डिक्यूसेट। और डिक्यूसेट हमने बताया था आपको कि एक बार में राइट और लेफ्ट पर हो, जब दूसरे नोड पर जाएंगे तो आपकी तरफ एक पत्ती और बैक की तरफ एक पत्ती हो, तीसरे नोड पर जाएंगे फिर वही सिस्टम, राइट पर हो और लेफ्ट पर हो।
ठीक है ना। तो ऐसे रोटेट करते हुए अगर पत्तियां पाई जाएंगी तब ऐसे पत्तियों को हम क्या कहते हैं बच्चे, अपोजिट के साथ साथ डिक्यूसेट बोलते हैं। स्टिपुलेट कहने का मतलब क्या हुआ कि पत्ती के बेस पर स्टिप्यूल पाई जाए। तो बार बार हमने आपको समझाया है ना बेटा, ये देखिए अगर इसे आप लीफ मानते हैं, देखिए लीफ मानते हैं, तो उसी लीफ के बेस पर यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिस स्ट्रक्चर को हम सब क्या कहते हैं, स्टिप्यूल कहते हैं। अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो स्टिपुलेट, नहीं है तो एक्स स्टिपुलेट, वो हम सबको याद है। आगे क्या है, सिंपल। और सिंपल हमने बताया था कि जब पत्तियां अकेले अकेले हों, ग्रुप न बनाती हों, तब उन पत्तियों को हम क्या कहते हैं बच्चे, सिंपल कहते हैं। सब सेसाइल, जैसे सेसाइल तो आपने समझा है, लेकिन सब सेसाइल का मतलब क्या होता है वो आप देख लीजिए। जैसे ये स्टेम मान लेते हैं, यहां से पत्ती एराइज है, देखिए ये पत्ती एराइज है, ठीक है। आप देखेंगे कि इनका जो लीफलेट है वो एराइज स्टेम से हो, लेकिन सेपरेट थोड़ा सा दूर जाकर के हो, ये इस तरह का पाया जाए। मतलब इसमें जो पेटियोल दिखना चाहिए वह पेटियोल जैसा स्ट्रक्चर तो हो, लेकिन क्लियर कट पेटियोल ना पाया गया हो। पहले पेटियोलेट का देख लीजिए, देखिए ऐसे स्टेम पर एराइज कोई लीफ, ये। अब यहां आप देख रहे होंगे कि पेटियोल बिल्कुल क्लियर है। मैं उसको कलर के अंदर रख देता हूं जिससे आप और अच्छे से देख पाए। ये इतना सा जो एरिया है क्या है बच्चे, पेटियोल है। इसका मतलब ऐसी पत्ती को हम क्या बोल देंगे, पेटियोलेट, पेटियोलेट कह देंगे, ठीक है ना। दूसरा कैरेक्टर यहीं पर साइड में हम ड्रा कर देते हैं कि जब पत्ती, एक मिनट रुकेंगे, कलर थोड़ा सा ग्रीन ले लिया जाए। ये देखिए ये है पत्ती बिल्कुल स्टेम से चिपक करके एराइज है, देखिए। अब इसमें कोई पेटियोल आपको नहीं दिख रहा है, कोई पेटियोल नहीं है, मतलब डायरेक्ट अटैच है। तो ऐसी पत्ती को हम क्या बोल देंगे बच्चे, सेसाइल कह देता है, ये सेसाइल कह देता है, ठीक है ना। लेकिन तीसरे के केस में आप देख रहे हैं कि हल्का सा पेटियोल जैसा स्ट्रक्चर बन भी रहा है और परफेक्ट वो पेटियोल है भी नहीं, इसलिए ये सेसाइल की प्रॉपर्टी तो रख रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पेटियोल का भी रख रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोल देंगे बच्चे, सब सेसाइल बोल देंगे, ठीक है ना। इसके आगे की बात हम लोग कर लेते हैं। ओवेट, यानी पत्ती का जो शेप है ओवल है, अंडाकार है, इसीलिए ओवेट है। इंटायर कहने का मतलब जो पत्ती का मार्जिन है, किनारा है, देखिए यहीं पर आप ड्रा कर लेंगे। ऐसे मान लीजिए ये पत्ती है, ऐसे बनाने के लिए है, देखिए ये पत्ती हमने समझाने के लिए बनाया है। इसका जो मार्जिन है, किनारा जो आउटलाइन मैंने खींचा है वो बिल्कुल सीधे है। अगर वह कटी फटी मार्जिन रखता, जैसे ये देखिए यहाँ पर बीच बीच में हम ब्रेक कर देता है, जैसे गुलाब में आप देखते होंगे कि ये मार्जिन सिर्रेट हो गया, देखिए ये ऐसा आपने देखा होगा, ठीक है ना। इस तरह का अगर सिर्रेट आरी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है तो उसे इंटायर नहीं बोलते बच्चे, इसे हम बोलते हैं सिर्रेट। क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, SERRATE, कहीं पर C से भी मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्रेट मतलब छोटे छोटे कांटे जैसे स्ट्रक्चर किनारे डेवलप हो। और इससे पहले जो सिंपल बनाया था वो ओवेट था, देखिए इंटायर बताया गया। आगे क्या है, सीलिएट। अब सीलिएट कहने का मतलब भाई सीलिया पढ़ चुके होंगे कि ये पत्ती है, पत्ती के किनारे बहुत छोटे छोटे सीलिया मतलब हल्के स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, देखिए ये मार्जिन पर ही है बच्चे, वो केवल मार्जिन पर, पूरी पत्ती पर नहीं, किनारे किनारे, ठीक है ना। तो जब सीलिया जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे तब हम पत्ती को क्या बोल देंगे, सीलिएट बोल देते हैं, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखेंगे कि ये जो फैमिली हम लोग पढ़ रहे हैं रूबेसी, उसमें यहाँ पर पत्तियां कैसी पाई जाती हैं, सीलिएट पाई जाती हैं। इसके आगे क्या कैरेक्टर रख रहा है, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट। और यूनिकोस्टेट मतलब क्या होता है बच्चे, जब पत्ती के सेंटर में एक ही मिडरिब पाई जाए, एक ही मेन मुख्य वेन पाई जाए
और वह फर्दर ब्रांचेस करे, ऐसे देखिए फर्दर ब्रांचेस करे, नेटवर्क बनाए, तो एक ही वेन है, बाकी सब वेनलेट हैं, तो ऐसे को हम बोलते क्या है, यूनिकोस्टेट, यूनिकोस्टेट। और वो कैरेक्टर कैसा है, रेटिकुलेट या रेटिकुलेट, दोनों याद हो गया होगा। रेटिकुलेट मतलब होता है बच्चे जाल जैसा, ठीक है ना। इसके आगे की बात हम लोग करेंगे, यानी लीफ कंप्लीट कर चुके। अब हम लोग बात करेंगे फ्लोरल कैरेक्टर्स की। ये फ्लोरल कैरेक्टर्स यानी फ्लावर में देखेंगे कैसा है, तो इनका इनफ्लोरेसेंस कैसा है बच्चे, डाइकेसियल साइम और साइमोज हमने बताया है, जो डेफिनिट कैरेक्टर रखे यानी किनारे होने के साथ एक्सिस के टिप पर भी फ्लावर प्रेजेंट हो, तब उसे साइमोज कहते हैं। और डाइकेसियल मतलब दोनों साइड में डेवलप हो, ऐसे दो ब्रांच, डुअल ब्रांच रखता हो, तब उसे क्या बोलता है बच्चे, डाइकेसियल बोलते हैं। तो यहां पर कैसा है, साइमोज है। और साइमोज के लिए हम लगाते क्या टर्म है, डेफिनिट, यानी जो स्टेम को फ्री न रखे, स्टेम के एक्सिस पर टिप पर जाकर के फ्लावर डेवलप हो जाए। चलिए इसके आगे की बात करेंगे हम लोग। फ्लावर, इसको देखिए कि कैरेक्टर को अच्छे से पढ़िए। फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टिएट है, मतलब फ्लावर के जो कैलिक्स होता है उसके नीचे कैलिक्स के जैसे और भी स्ट्रक्चर पाए गए हैं, इसीलिए क्या बोलेंगे बच्चे, ब्रैक्टिएट। दूसरा कैरेक्टर क्या है, ब्रैक्टियोलेट, ब्रैक्टियोल पाए गए हैं, ठीक है ना। फिर क्या है, पेडिसिलेट। और पेडिसिलेट मतलब क्या हो गया है, देखिए फ्लावर का स्ट्रक्चर ये जानते हैं कि जिस पर फ्लावर एडजस्ट होता है वो थैलमस है, ये देखिए ये स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हमने बना रखा है। तो अगर यह स्टाक प्रेजेंट है ना, बार बार तो हम बताते हैं स्टाक प्रेजेंट है, तो हम इस फ्लावर को क्या बोलेंगे बच्चे, पेडिसिलेट बोलते हैं। ये पेडिसिलेट, एक मिनट रुकेंगे, पेडिसिलेट ऐसा बोलेंगे, ठीक है ना। और अगर ये स्टाक नहीं होता तो फ्लावर को सेसाइल बोलते हैं बच्चे, क्या बोलते हैं, सेसाइल बोलते हैं। चलिए इसके आगे देखेंगे हम लोग क्या कैरेक्टर है। कंप्लीट कहने का मतलब क्या समझते आए अभी तक आप, कि जब फ्लावर में वो सारे पोर्शन प्रेजेंट, जैसे ये देखिए ग्रीन स्ट्रक्चर जो फ्लावर के बेस पर होता है, जिन्हें कैलिक्स कहते हैं, अलग अलग कलर के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऐसे ही इनको हम कहते हैं करोला। और इनमें मेल सेक्स ऑर्गन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है फीमेल के साथ तो कंप्लीट हो गया, यानी पहला पोजीशन कैलिक्स का, दूसरा पोजीशन करोला का, तीसरा पोजीशन एंड्रोसियम का, चौथा पोजीशन गायनोसियम का। अगर यह चार के चार पोर्शन प्रेजेंट है तो फ्लावर को कंप्लीट बोलेंगे। और अगर फ्लावर कंप्लीट है तो बाइसेक्सुअल कंफर्म होगा, ठीक है ना बच्चे। एक टर्म याद रखेंगे, दूसरा याद हो जाएगा। फिर यहां पर एक नया केस मिल रहा है, देखिए यंगर फ्लावर्स कैसे हैं, एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब जब फ्लावर नए नए बॉर्न होते हैं तो फ्लावर कैसे हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक क्या होता है कि फ्लावर के एक्सिस में सेंटर से होते हुए किसी भी एंगल से दो बराबर हिस्से में डिवाइड कर पाए, तो ऐसे फ्लावर को हम एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री वाला कहते हैं। लेकिन जब वही फ्लावर धीरे धीरे ओल्डर हो जाएगा तब वो जाइगोमॉर्फिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चे, जाइगोमॉर्फिक। मतलब ये हुआ, अभी इसके आगे समझाया जाएगा, फिर भी समझाता है। देखिए कि सारे कैलिक्स, जैसे ये देखिए सेपल और सॉरी पेडिसिल बनाया है और पेडिसिल के ऊपर ये बना रहे हैं कैलिक्स। तो कैलिक्स का हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं। देखिए ये कैलिक्स है, यहाँ पर कैलिक्स में ऐसे कई कैलिक्स होते हैं, कुछ कैलिक्स की साइज ऐसे बढ़ जाए और वह शेप पत्ती का ले ले। देखिए ये आप देखेंगे कि मान लीजिए टोटल 5 हैं, ये 4 हमने सामने बनाए हैं, एक बैक साइड से बना है, टोटल 5 हैं, 4 नॉर्मल साइज के हैं, लेकिन एक सेपल कैसी हो गई है, उसकी साइज बढ़ गई है और वह लीफ के जैसा मॉडिफाई हो गया। तो हम क्या समझे कि अगर इनका वाल्वेट एस्टिवेशन होता, देखिए मैं यहाँ साइड में बना दे रहा हूँ, अगर इनका एस्टिवेशन वाल्वेट होता, देखिए वाल्वेट समझते हैं ना, सर्कुलर स्ट्रक्चर रख रहा हो ये, ठीक है ना, वाल्वेट हम बना दिए हैं आपके सामने। ये कितना बनाया हमने, टोटल काउंट कर लेंगे, ये है 1 2
3 4 5। अगर पेंटामेरस है तो सेपल और पेटल की संख्या 5 5 पाई जाएगी, वो आपको पता है। अब इसमें इनका अरेंजमेंट क्या देखेंगे, देखिए एक नॉर्मल है, दूसरा भी नॉर्मल है, तीसरा भी नॉर्मल है, ये चौथा भी नॉर्मल, लेकिन एक क्या है, उसकी साइज थोड़ी सी बढ़ गई है। देखिए यहाँ पर ऐसे एरो जैसे स्ट्रक्चर दिखा देंगे, है ना, इसलिए कि 4 तो नॉर्मल अरेंज है साइक्लिक फॉर्म में, लेकिन एक जो है वो नॉर्मल से बढ़कर एबनॉर्मल केस रख रहा है। तो ये इसका एक्सिस है फ्लावर का। अब उसी एक्सिस से होते हुए फ्लावर को हम किसी भी एंगल से डिवाइड करें तो 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड नहीं हो रहा है। एक एंगल यहां पर बन सकता है कि अगर उसी से होकर के हम लोग पास करें वो एंगल, इसी से होकर के जिस साइड में कैलिक्स बढ़ा हुआ है, ठीक है ना, तब तो 2 बराबर हिस्सा हमको मिल जाएगा। तो हमने आपको बताया था कि जब फ्लावर को एक ही प्लेन से 2 बराबर हिस्से में डिवाइड किया जा सके, जैसे ही कोई दूसरा प्लेन बनाए इक्वल हाफ से न बने, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं बच्चे, जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। जाइगोमॉर्फिक यानी मसिंड्रा ल्यूटियोला में दोनों तरह के फ्लावर होते हैं। जो नए फ्लावर है वो एक्टिनोमॉर्फिक होंगे, और जैसे जैसे फ्लावर ओल्ड होते जाएंगे जाइगोमॉर्फिक होते जाएंगे, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पर देखिए यंगर फ्लावर्स कैसे हैं बच्चे, एक्टिनोमॉर्फिक है। जो ओल्डर फ्लावर्स डेवलप होंगे वो कैसे हो जाएंगे, जाइगोमॉर्फिक हो जाएंगे। हार्माफ्रोडाइट मीन्स अगर वह कंप्लीट है, ये कंप्लीट लिखा हुआ है, तो हर्माफ्रोडाइट मतलब 4 के चारों जो फ्लोरल पार्ट्स है वो प्रेजेंट होंगे, तो जाहिर सी बात है मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट होंगे, तभी वो हर्माफ्रोडाइट है। आगे क्या है, पेंटामेरस मतलब क्या हो गया, जहां पर 5 कैलिक्स और 5 करोला पाए जाएं वह पेंटामेरस है। इपिगाइनस, चूंकि हम लोग सीरीज में इनफेरी पढ़ लिए थे, इसका मतलब गाइनोसियम के ऊपर से कैलिक्स और करोला अराइज हैं, तो गाइनोसियम इन ओवरी का पोजीशन डाउनवर्ड हो गया, इसका मतलब फ्लावर हो गया इपिगाइनस और ओवरी हो गई इंफीरियर। ठीक है बच्चे, समझ में आ रहा है सभी लोगों को, लाइक करते रहो बेटा, ये अगर समझ में आया तो ही। साइक्लिक का मतलब साइकिल के फॉर्म में अरेंज होते हैं। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, फ्लावर के एक एक पार्ट को देखेंगे। कैलिक्स, और कैलिक्स की यूनिट को हम क्या कहते हैं बच्चे, सेपल कहते हैं। सेपल की संख्या कितनी है यहाँ, 5, क्योंकि फ्लावर कैसा था, पेंटामेरस। पॉलीसेपलस कहने का मतलब ये 5 सेपल एक दूसरे से फ्री होंगे, इसीलिए पॉलीसेपलस। अगर वो फ्यूज्ड होते तो गैमोसेपलस होता। वॉल्वेट हमने समझा दिया, जहां पर एक सेपल का इंड दूसरे सेपल के इंड के सामने सामने अरेंज हुआ, आमने सामने होगा तो उसे हम वॉल्वेट कह देते हैं। परसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि कैलिक्स फ्रूट के साथ लगा हुआ रह जाए, टूट कर रिमूव ना हो, तब उसे परसिस्टेंट कहते हैं। आगे देखिए, इन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, मतलब यहां पर एक नया कैरेक्टर जो हमने आपको फिगर में समझा दिया था। इन जाइगोमॉर्फिक फ्लावर 1 सेपल, देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा 5 है जिसमें से कोई एक सेपल मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। किसमें मॉडिफाई हो जा रहा है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर बना ले, तभी तो उसकी सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक हो रही है ना। तो ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में एक सेपल कैसा डेवलप हो जाता है बच्चे, लीफ लाइक हो जाता है, तभी वो सिमेट्री को जाइगोमॉर्फिक कर देता है, चेंज कर देता है। आइए कैलिक्स के बाद हम लोग आ जाएंगे कोरोला पर। देखिए कोरोला कैसा है, यहां से, तो कोरोला की यूनिट को हम कहते हैं पेटल। इनकी संख्या कितनी है बच्चे, 5, क्योंकि पेंटामेरस था। गैमोपेटलस मतलब क्या हो गया कि पेटल्स यहाँ पर 5 एक दूसरे से फ्यूज्ड होंगे। उनका एस्टिवेशन कैसा है, जैसा कैलिक्स में है वैसा कोरोला में है, वॉल्वेट। थ्रॉट एंड माउथ, अब थ्रॉट एंड माउथ का मतलब क्या हो गया कि अगर इनका कोरोला, देखिए समझने की कोशिश करिएगा थोड़ा सा, मैं समझा रहा हूं, ये ऐसे बेल जैसा स्ट्रक्चर है, बैल ना समझिएगा बच्चे, बेल समझिएगा, ठीक है ना। ये देखिए एक बनाया हमने, दूसरा बना दिया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये 5वां हो गया, ठीक है ना। अब ये समझने की कोशिश करिए कि 5 है और 5 एक दूसरे से फ्यूज्ड है, तो इनका जो ओपन हो रहा है बाहर की तरफ माउथ है, ये
जो ओपनिंग वाला हिस्सा है इसको हम किस नाम से समझ सकते हैं? समझने के लिए है सारी बातें, लेकिन इसके अंदर जो घंटी जैसा स्ट्रक्चर है इसको हम क्या बोल देंगे? थ्रॉट, यानी इसका गला है ये। ठीक है ना, इन्हीं दोनों की बात हो रही। क्या कह रहा है? देखिए, वाल्वेट, थ्रॉट एंड माउथ हेयरी, मतलब देखेंगे तो इनके अंदर से छोटे 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 हेयर्स पाए जाते हैं, माउथ में भी और इसके थ्रॉट में भी। क्या बातें समझ में आ रही है बच्चे आप लोगों को? बस रिस्पॉन्स देते रहिए भाई। अगर हमारे सामने होते तो मैं रुक करके आपसे पूछता कि आपको समझ में आ रही, ऐसे में हम कैसे सुन पाएंगे आपकी आवाज? तो एक इशारा है जो हम समझेंगे। चलिए, इसके आगे की बात एंड्रोसियम पर आएंगे, यानी मेल सेक्स ऑर्गन। अब एंड्रोसियम की यूनिट को हम क्या कहते हैं बच्चे? स्टमन कहते हैं। अब देखेंगे स्टमन की संख्या भी कितनी है? 5 है। पॉलीएंड्रस कहने का मतलब 5 के पांचों एंड्रोसियम फ्री पाए जाएंगे, कोई अटैचमेंट नहीं है। इपीपेटलस मतलब क्या हो गया कि जो करोला है, पेटल्स हैं, उनके इंटीरियर पोर्शन पर चिपक करके होंगे, अटैच्ड होंगे, तब इनको हम कह देंगे बच्चे इपीपेटलस कहते हैं। ओके, आगे क्या है? फिलामेंट्स इनके शार्ट होता है। 2 पॉइंट होते हैं भाई, स्टमन में 2 पार्ट होता है, वो आपको पता। देखिए, ये स्ट्रक्चर हमने बना दिया है इनका एंथर, और एंथर के बेस पर यही जाकर के अटैच होता है। बेस पर हो, साइड में हो, ऊपर से हो, कहीं से भी हो, एंथर से जो अटैच होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वह फिलामेंट होता है। तो ये जो फिलामेंट है ये शॉर्ट है, छोटा होता है। डाइथिकस मींस क्या हुआ? इनका यानी एंथर का जब ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो हम पाएंगे कि इसमें थीका 2 है, इसीलिए चैम्बर्स कितने होंगे बच्चे? 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होता है। ओके, आइए डॉर्सी फिक्स्ड, मतलब ये हमने देखिए बेसी फिक्स्ड बताया है, और ये हो जाएगा डॉर्सी फिक्स। देखिए, ये स्टमन और इसके ऊपर से आकर के फिलामेंट अटैच हो, ऊपर से अगर अटैच है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे? डॉर्सी फिक्स्ड कहते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग बात करेंगे गायनोसियम की। ये गायनोसियम कैसी है? बाई कार्पेलरी। बाई मीन्स क्या हो जाएगा? 2। कार्पेल्स मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन। जब 2 कार्पेल्स हैं तो बाई कार्पेलरी। सिन कार्पस यानी दोनों कार्पल्स एक दूसरे से यूनाइटेड है, फ्यूज्ड है। आगे क्या है? ओवरी इंफीरियर। ये देखिए सीरीज बता चुकी है आपको, अगर सीरीज इंफेरी है और फ्लावर हाइपोगाइनस है तो ओवरी ऑटोमेटिक कैसी होगी बच्चे? इंफीरियर। मैं फिगर से समझाता हूं, देखिए सारी बातें ऐसे बोलकर नहीं समझी जा सकती हैं। जैसे ये देखिए, मान लीजिए स्टिग्मा है, ये स्टाइल और ब्रॉड स्ट्रक्चर को हमने ओवरी बता दिया है। देखिए अब ये कह दें कि जिस पर फ्लावर है वो थैलमस है और पेडिसिल है, तो इनके बेस से चिपकते हुए ओवरी के ऊपर यहां से जाकर के सेपल एराइज हो। दूसरे साइड में वैसी केस बनेगा, ये देखिए यहां से सेपरेट हो, और दूसरा पार्ट यहां पर आप समझते हैं ये कोरोला है। एक और पार्ट यहां पर हम ले लेते हैं, ये देखिए इसको एंड्रोसियम समझते हैं। ठीक है बच्चे, तो यहां आप देख रहे होंगे ओवरी का पोजीशन जो है वो नीचे हो गया है। तो अगर हम कहें कि यहां पर फ्लावर कैसा है तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस, क्योंकि सॉरी बच्चे, इपीगाइनस होगा। हाइपोगाइनस कह देंगे तो गलत हो जाएगा, यहां पर ये गलत हो जाएगा, तो हम लोग सही कर लेंगे। यहां पर लिखेंगे इपीगाइनस। इपीगाइनस, ये इपीगाइनस मतलब गाइनोस यानी ओवरी के ऊपर डेवलप हो गए हैं। और अगर हम ओवरी की बात करते हैं तब यहां पर बात आ जाएगी कैसी? इन्फीरियर। इन्फीरियर, ठीक है ना, कि ओवरी का नीचे पोजीशन हो गया है, सो इन्फीरियर कह देते हैं। डन। चलिए इसके आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए तो यहां तक हो गया है। फिर कैसा केस है? बाइलॉक्यूलर। ये बाइलॉक्यूलर मतलब हर एक ओवरी में लॉक्यूल कितने हैं? चैम्बर कितने हैं? 2 चैम्बर हैं। फिर क्या है? विद मेनी ओव्यूल्स, और एक एक चैम्बर में एक से ज्यादा ओव्यूल पाए जाएंगे, इसीलिए विद मेनी। अब ये सब टर्म तो आप आराम से समझ सकते हैं, फिर भी हम अब चूंकि दूर हैं आप, तो दूर हैं तो एक एक वर्ड हमको पढ़कर समझाना ही पड़ेगा, है ना। पास होते तो कहते ठीक है इसको आप समझो, ना समझ में आए पूछिए। आगे क्या है? ऑन
टी शेप्ड प्लासेंटा। अब ये मैं आपको समझाता हूं प्लासेंटा एक्चुअल में क्या है। देखिए, ये मान लीजिए एक ओवरी हमने देखिए आपके सामने बना दिया है, ये सिंगल ओवरी, ये थोड़ा सा बढ़ गया है इसीलिए इसको यहां से हम साइड से हटा लेंगे, फिर से बना देता है, ये ओवरी है। और बेटा इसमें एक प्लासेंटा, सॉरी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो लॉक्यूल बनाएगा, थ्रेड बनाएगा, जिससे ये चैम्बर को डिवाइड कर रहा है, दो बना रहा। अब यहां पर देखेंगे कि इनका जो प्लासेंटा है वो स्वाइलन स्ट्रक्चर रख रहा है। एक मिनट बच्चे, इसको अभी हटा के रखेंगे, आपको समझाने के लिए है। यहां पर इनका टी शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर जो हम आपके सामने ड्रा कर रहे हैं ना, यही स्ट्रक्चर है इनका प्लासेंटा। थोड़ा सा वेट करेंगे, सब समझ में आएगा। ये मैंने प्लासेंटा बना रखा है बच्चे, देखिए। अब ये टी शेप मैच कर रहा है। अगर इस स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा बारीकी से देखें तो ये स्ट्रक्चर ऊपर रख दें और नीचे थोड़ा सा बढ़ा हुआ स्ट्रक्चर, तो ये इंग्लिश के टी लेटर से मिलता जुलता है। अब इसी के ऊपर जा करके एक एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो गया। देखिए, ये एक ओव्यूल हो गया है, दूसरा ओव्यूल, तीसरा, बात समझ रहे हैं ना, ये देखिए। ये तो एक्चुअल में ये जो ग्रीन हमने बनाया है, यह स्ट्रक्चर क्या है बच्चे? प्लासेंटा। ये प्लासेंटा है, ठीक है ना। ये क्या है? ये सभी हैं ओव्यूल। तो ओव्यूल किस लेटर जैसे स्ट्रक्चर पर अरेंज है? टी शेप स्ट्रक्चर। अब आपको समझ में आ रहा होगा सबको। इसके आगे की बात हम लोग करेंगे। देखिए, टी शेप प्लासेंटा, प्लासेंटेशन कैसा है? एक्साइल प्लासेंटेशन है। और एक्साइल का मतलब यही होता है बच्चे, देखिए, अगर हम यहाँ बेस पर लाइन खींचते हैं, जो लाइन शुरुआत में बनाए थे, देखिए ऐसे लाइन खींचते हैं, तो कह लेंगे कि कॉर्नर से डेवलप्ड प्लासेंटा और वहीं पे ओव्यूल अरेंज है। तो कॉर्नर से जो भी, इस कॉर्नर से जो भी एराइज होगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चे? एक्सिलरी या एक्साइल बोल देंगे। तो वहां से क्या एराइज है? प्लासेंटा एराइज है। इसीलिए प्लासेंटा एक्साइल पर होने की वजह से एक्सिलरी प्लासेंटेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आइए इसके बाद बात करेंगे। स्टाइल जो है वो लॉन्ग है, और स्टाइल बार बार हमने बताया है कि फ्लावर का वह पोर्शन जो स्टिग्मा को ओवरी से जोड़ता हो, यही स्ट्रक्चर क्या है? इसी स्ट्रक्चर को हम सब कहते हैं स्टाइल, ठीक है। उसकी साइज थोड़ी सी लॉन्ग है, बड़ी है। चलिए इसके आगे बात करेंगे। स्टिग्मा बाइफिड। बाइफिड कहने का मतलब इसमें दो लोब हो गया है। जैसे देखिए, ये एक पोर्शन हो गया, ये दूसरा पोर्शन हो गया है, यानी स्टिग्मा में कितने लोब्स हो गए हैं बच्चे? दो लोब्स हो गए हैं, उसको बाइफिड कहते हैं। चलिए इसके आगे देखेंगे हम लोग। फिर भी जहां ना समझ में आएगा आप पूछेंगे, जरूर बताया जाएगा आपको। इनका जो फ्रूट का कैरेक्टर है, फ्रूट को कहते क्या है? बेरी कहते हैं। अब ये एक पॉइंट ध्यान देना है, जब ओव्यूल में देखेंगे, सॉरी ओवरी में देखेंगे, मल्टीपल ओव्यूल्स हैं, और हम समझते हैं, देखिए एक पॉइंट आपको फिर से बताते हैं कि ये जो आउटर स्ट्रक्चर है बच्चे, इसे क्या कहते हैं? ओवरी। और ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद बनाती क्या है? फ्रूट। फ्रूट, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर होता है ओव्यूल, और बेस पर ये प्लासेंटा है। क्या है ये? सेंटर में ओव्यूल है। अब यहां पर देखना है कि अगर ओवरी ने फ्रूट बनाया है तो ओव्यूल क्या बनाता है? हमेशा सीड बनाता है, सीड बनाता है, ठीक है ना। अब ये देखेंगे कि अगर इस ओव्यूल की संख्या मल्टीपल है, मैं यही लिख देता हूं, ये अगर इनकी संख्या मेनी है तो जितने ओव्यूल है उतने सीड बनेंगे। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मल्टी सीडेड फ्रूट को मल्टी सीडेड फ्रूट को जनरली कहते हैं, हमेशा नहीं बच्चे, जनरली मैंने बोला है बेरी कहते हैं। हमेशा क्या बोलते हैं? बेरी कहते हैं। मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों से कि जिम्नोस्पर्म का जो फ्रूट होता है, फिर से पूछ रहा हूं, जिम्नोस्पर्म का जो फ्रूट होता है वो कैसा होता है? क्वेश्चन को मैं यहां लिख देता हूं, आप सभी लोग कमेंट करते हुए बताइए। जिम्नोस्पर्मिक फ्रूट
कैसा होता है? आप सभी लोग कमेंट करके फास्ट बताइए, मैं थोड़ी देर वेट करता हूं, देखते हैं कि आप लोग कमेंट बताएंगे क्या, वही मैं सुनना चाह रहा हूं। सभी लोग बताइए, फास्ट कमेंट कीजिए, इतने ढेर सारे लोग देख रहे हैं, जल्दी कमेंट कीजिए बच्चे। मैं उनसे बात करूंगा जो टेक्सोनॉमी की क्लास ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा, आएगा जरूर समय, ऑफलाइन खुलेगा क्लास। शिव शंकर का कमेंट आया है नो फ्रूट। आगे और कोई? फ्रूट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है मैं आपको बता रहा हूं, सही आंसर आ रहा है बच्चे, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में बच्चे ओवरी नहीं पाई जाती, ओवरी नहीं पाई जाती है। तो अगर ओवरी नहीं पाई जाती है इट मींस कोई फ्रूट भी नहीं पाया जाता, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले यहां समझाया है आपको, देखिए कि ओवरी ही फ्रूट में कन्वर्ट होती है और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होती है। तो जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल है वो नेक्ड होता है, ओपन होता है, वो कवर्ड नहीं होता। इसलिए कवर्ड किससे नहीं होता? ओवरी से कवर्ड नहीं होता, इसलिए जिम्नोस्पर्म में कभी फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता। ओके बच्चे, सबका सही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए फ्रूट की कहानी कंप्लीट कर लिए। फ्लोरल फॉर्मूला मैं नीचे फिर से लिखता हुआ चलूंगा, देखिए बोलता भी रहूंगा, सुनिएगा ध्यान से। ब्रैक्ट पाए जाते हैं सो ब्रैक्टिएट, ब्रैक्ट के जैसे और भी स्ट्रक्चर होता है जिनको हम कहते हैं ब्रैक्टियोल, ब्रैक्टियोल होते हैं इसलिए ब्रैक्टियोलेट। फ्लावर इनका जो यंग फ्लावर है वह एक्टिनोमॉर्फिक होगा, और जो फ्लावर धीरे धीरे करके ओल्ड हो जाएंगे उनकी सिमिट्री कैसी हो जाती है बच्चे? जाइगोमॉर्फिक हो जाती है। बाइसेक्सुअल होता है, चूंकि मेल और फीमेल एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होता है। के से कैलिक्स को शो करता है, जिनकी संख्या कितनी है बच्चे? 5 है, और वो जितने भी कैलिक्स हैं सभी एक दूसरे से फ्री है, इसलिए 5 को हमने ब्रैकेट में नहीं रखा है। फिर देखिए सी से शो करता है बच्चे करोला, और करोला की संख्या यहाँ पर कितनी है? 5 है। सारे पेटल्स एक दूसरे से फ्यूज्ड होते हैं इसलिए ब्रैकेट में रख दिया है। फिर देखेंगे इसके आगे थोड़ा सा हम लोग कि एंड्रोसियम, यही लिखना होगा हमको, एंड्रोसियम की संख्या 5 फ्री है। सी और ए के ऊपर कैप लगा है क्योंकि वो ईपी पेटलस शो करते, ईपी पेटलस कंडीशन शो करते हैं। अब इसके आगे देखेंगे कि जो गायनोसियम है, गायनोसियम की संख्या कितनी है? बाइकार्पेलरी है, फ्यूज्ड यानी सिन कार्पस है। ओवरी कैसी है? इंफीरियर। जब जी के ऊपर लाइन खींची गई हो तब उसे हम इंफीरियर कहते हैं, जी के अंडर लाइन खींची गई हो तब उसे हम सुपीरियर कहते हैं। ये इसका हो गया फ्लोरल फॉर्मूला। अब हम लोग बात कर लेंगे बेटा फ्लोरल डायग्राम की। ये देखिए ये हेडिंग पड़ा हुआ है आपके सामने, फ्लोरल डायग्राम। और फ्लोरल डायग्राम मैं इसके अगले पेज पर, ब्लैंक पेज पर चल करके ड्रा कर देता हूं। देखिए यहां से तो इनके जो स्टमेन होते हैं उनका अरेंजमेंट मैं पहले बताऊंगा। देखिए ये ऐसे होता है, ये थोड़े से इलोंगेटेड स्ट्रक्चर रखते हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है इनका, ठीक है बच्चे। ये इनका जो बेस है उसको मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके बना देता हूं। ये देखिए ये ऊपर जाकर के अटैच है यहां से, जिससे आपको डिफ्रेंसिएशन लगे, समझ में आए। ये ठीक है ना। तो अभी तक का जो स्ट्रक्चर हमने आपके सामने बना दिया है यह किसका है? स्टमेन का है। ये हो गया इनका स्टमेन। अब इनके कार्पेल का स्ट्रक्चर हम बना देते हैं। देखिए तो कार्पेल बाइफिड है, वो हमने आपको शुरुआत में भी समझा दिया था। ये दूसरा ब्रांच लंबा हो जाएगा छोटा सा थोड़ा, ये। और इनकी स्टाइल जो होती है बच्चे वो थोड़ी सी लंबी होती है। ये बाद में स्वेलन स्ट्रक्चर वो प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं ओवरी, वो प्रेजेंट होती है नीचे।
ये थैलमस और पेडिसिल है। ठीक है बच्चे, तो ये स्ट्रक्चर हमने किसका बना दिया है, कार्पेल का। तो यहाँ पर नीचे हम लिख देते हैं गाइनोसियम या कार्पेल, गाइनोइसियम, ये स्ट्रक्चर है। तो इस दोनों को बनाइए। अब मैं इसका जो मेन फ्लोरल डायग्राम है वो भी बनाता हूँ। यहाँ पर देखिए, तो पहले तो हम लोग ओवरी बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक छोटी सी ओवरी ले लेते हैं, रुके रहेंगे, ये स्पेस मिल जाएगा हम लोगों को। थोड़ा सा इन्हें ब्रॉड कर लेंगे बच्चे, क्योंकि दो ओवरी को दिखाना है एक साथ फ्यूज्ड हैं, इसलिए ब्रॉड करना पड़ेगा। ये स्ट्रक्चर है। पहले थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं जिससे आराम आराम से बनाया जा सके और आपको क्लियर भी हो। फिर देखिए इनका जो प्लासेंटा होता है उसका शेप कैसा होता है बच्चे, टी शेप स्ट्रक्चर होता है। ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये इसको मैं कलर कर देता हूं। ये और इसी प्लासेंटा पर अरेंज होता है इनके ओव्यूल। तो ओव्यूल में यहीं पर ऐसे एक ओव्यूल, ये दूसरा है, तीसरा है ना, मल्टीपल ओव्यूल्स प्रेजेंट होता है जो आपको बताया गया है। ठीक है बच्चे, ये देखिए इनका ओव्यूल और ओवरी हमने सब बना रखा है। अब इनको हम छोटा कर देते हैं, क्योंकि आप सब क्लियर देख चुके होंगे आप। वेट फॉर फ्यू मोमेंट। ये अब इनको ले आएंगे अपने नजदीक। अब देखिए बनाना क्या है, इनके एंड्रोसियम बनने चाहिए, फिर पेटल बनने चाहिए, फिर सेपल बनने चाहिए। तो सेपल और पेटल दोनों का एस्टिवेशन जो है इनका वॉल्वेट है, तो वो बहुत सिंपल सा बन जाएगा। मैं पहले बना देता हूं इनका। यह स्ट्रक्चर हो जाएगा इनके पेटल का। 1 2 3 4 5 है ना। डेकोरेट कर देंगे हम लोग। थोड़ा टाइम लगता है बच्चे, लेकिन अच्छा पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अब एक पॉइंट और, कि जितने भी पेटल्स हैं वो सभी एक दूसरे से यूनाइटेड हैं, है ना। गैमोपेटलस हम लोग पढ़े, ये गैमोपेटलस कंडीशन हो गया। ठीक है, ये अब यहां पर एंड्रोसियम हम ड्रा करता है। देखिए बच्चे ये एंड्रोसियम है, एक एंड्रोसियम हो गया, ये है दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। फिर हम देखे हैं कि ये पीछे यानी इपीपेटलस कंडीशन शो करता है ना, इसलिए इनको जा करके पेटल से हम अटैच कर देते हैं। ये इपीपेटलस हो गया। अब इसके बाद बात आती है इनके कैलिक्स की, तो कैलिक्स को हम लोग यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। देखिए ये कैलिक्स हो गई है, ये टोटल कैलिक्स हम लोगों ने बना दिया है। अब इनको हम जैसे बनाते हैं नियम से वैसे ही ड्रा कर देते हैं सब। ये स्ट्रक्चर है। ठीक है बच्चे, आप देखेंगे कि सारे सेपल्स फ्री हैं। पॉलीसेपलस हम लोगों ने पढ़ा था,
ऐसी की सिमेट्री जो है बच्चे वो देखेंगे एक्टिनोमॉर्फिक हमने बनाया है, ये एक्टिनोमॉर्फिक। साइड में यहां पर ये ब्रैक्टियोल दिखा देंगे, ब्रैक्टियोल हो गया या ब्रैक दिखा देते हैं। वैसे ही स्ट्रक्चर यहां पर ये स्ट्रक्चर जो ब्रैक्टियोल है, किनारे ब्रैक्ट अगर मानते हैं तो नीचे ब्रैक्टियोल है, या फिर ये ब्रैक्टियोल मानेंगे नीचे ब्रैक्ट है, समझने के ऊपर है। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग बना चुके हैं। सिमेट्री कैसी बनाया हमने, एक्टिनोमॉर्फिक। अब यहाँ पर थोड़ी देर मैंने वेट किया, थोड़ा सा और वेट कर लेता है, फिर जाइगोमॉर्फिक इसी में मॉडिफाई कर देता है। तब तक आप लोग चाहो बना लो 2 से 4 सेकेंड, 5 सेकेंड बस, क्योंकि ये चीज आप स्क्रीनशॉट लेकर के आराम से बना सकते हैं। अब मैं यहीं पर एक को मॉडिफाई करके दिखाता हूं, देखिए अब हटता है। चलिए, तो इनको बेस से हटा देता है और एक स्ट्रक्चर को बच्चे हम मॉडिफाई कर देता है। ये भी हटा दिया यहां से। देखिए कि एक कैलिक्स की साइज जो है वो जाकर बढ़ जाती है। ये हमने आपको बताया था कि एक कैलिक्स लीफ जैसे स्ट्रक्चर में ग्रो कर जाती है, तो उन्हें हम ऐसे बढ़ा हुआ दिखा देता है। ओके, बाकी जो नीचे ब्रैक्टियोल प्रेजेंट था वो ब्रैक्टियोल हम यहां पर दिखा देता है। ये अब इसकी जो सिमेट्री हो गई है बच्चे, एक मिनट थोड़ा सा, ये इसकी सिमेट्री हम लोग यहां पर चेंज कर देंगे। पहले इनको हटा देंगे और तब यहां पर दिखा देंगे कि इनकी जो सिमेट्री है वो कैसी है, जाइगोमॉर्फिक है। तो एक ही जगह पर हम लोगों ने दोनों बना लिया। देखिए एक्टिनोमॉर्फिक समझ गए पहले, और उसके बाद हम लोगों ने जाइगोमॉर्फिक समझ लिया। क्या ये सारे पॉइंट एक दूसरे को क्लियर हो रहा है, सबको क्लियर हो रहा है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? एक इसका और पॉइंट बचा हुआ है, वो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, और हम लोग वहां पर ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी, देखिए लिखा हुआ है कि इस पौधे को, प्लांट को हम ग्रो कराता है किस रूप में, ऑर्नामेंटल। और ऑर्नामेंटल का मतलब बताया हुआ है हमने सजावटी, मतलब देखने में जो अच्छे लगे ऐसे पौधे होते हैं। ये सजावट के लिए घर के आसपास या घर में गमले में लगाते हैं इनको। ठीक है, तो ये फिगर आप लोग बनाते रहिएगा। इस तरीके से हम लोग देखेंगे कि हम लोग ये स्कोरोफुलरेसिया जो सबसे कठिन था, कई बार हम लोगों को घुमाया, उसके बाद रूबिएसी फैमिली कंप्लीट कर लिए हैं। मेरे ख्याल से 12 फैमिली कंप्लीट हो गई है, अब बहुत ज़्यादा नहीं बचा हुआ, यानी 50% हम लोग कवर कर चुके हैं। तो बेटा आज आप लोग हमको देंगे इजाज़त, हम जाना चाहेंगे, फिर हमारी मुलाकात आपसे कल होगी। ठीक है, मेहनत करिए। फिर से एक मैसेज कि जो लोग अभी फिलहाल क्लास नहीं ले रहे हैं, उनको आप लोग चाहे मैसेज करके, फ़ोन करके, किसी तरीके से बताओ कि बेटा क्लास ले लो, अदरवाइज दोबारा ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन अगर खुलती भी है ना, तो ऑफलाइन में ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई जाएंगी। तब बैच के वो सर पीटेंगे कि अब हम करें क्या, इसलिए उनको इन्फॉर्म जरूर कीजिए। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, बाय।